नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर के साथ दुनिया की उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और बताते हैं क्या कुछ घट रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की बात करने वाले हैं उन खबरों को भी जल्दी से देख लेते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस युद्ध की जिसे रुकवाने के लिए दुनिया के तमाम देश लगे हुए हैं, खास करके पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने की इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पीस प्लान बनाया। लेकिन ऐसा प्लान बनाया जो रूस के हित में था। जब इस पर यूरोप के देशों ने विरोध किया तो ट्रंप ने इसमें सुधार की गुंजाइश बताई और इसके साथ ही यूक्रेन के साथ अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल मीटिंग कर रहा था। लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा बताई जा रही है। इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ रहा है अपडेट, क्या ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्या है खबर मीटिंग के बाद, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे उन विवादों की जो पीस प्लान में बाधा डाल रहे हैं। यूक्रेन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने दो सबसे खास लोगों को रूस भेजने का फैसला कर चुके हैं, जो जल्द ही मॉस्को जाएंगे और पीस प्लान को लेकर बात करेंगे। ये ट्रंप के सबसे खास कौन हैं जो रणनीतिक तौर पर बेहद तेज तर्रार माने जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे यूक्रेन के उस अधिकारी जिसे पीस प्लान से हटा दिया गया है। आखिर यूक्रेन में भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या है जिसके ताक में जेलेंस्की के करीबियों से जिसके तार जुड़े हुए हैं, क्या है ये मामला, इस बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे कि क्या वाकई ये डील हो पाएगी, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं और पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर भी है। और कहा जा रहा है कि इस युद्ध में शांति का रास्ता दिल्ली से ही निकलेगा। खास करके अमेरिका बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। बात करेंगे इसकी भी, लेकिन इसके बाद बात होगी एलन मस्क के भारत प्रेम की। एलन मस्क ने भारतीयों को अमेरिका के लिए जरूरी बताया है और ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें वो कहते हैं बाहरी लोग नौकरी छीनते हैं। आखिर ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका के विकास में क्यों बाधा बताया था, जब एलन मस्क कह रहे हैं कि भारतीयों के बिना नए अमेरिका की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बात होगी मस्क फैमिली के भारत कनेक्शन की। मस्क की पत्नी का भारत से क्या रिश्ता है, ये भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिसके नाम पर मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा है। अपने बेटे का नाम एलन मस्क ने शेखर रखा है। क्यों रखा है, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिससे प्रेरित होकर एलन मस्क ने ये नाम रखा है, आपको बताएंगे। फिर बात होगी पुतिन के सुरक्षा कवच की, जिसकी चर्चा जोरों पर है। पुतिन भारत आने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए जा रहे हैं। लेकिन पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे अलग क्यों मानी जाती है, क्यों है, ये भी बताएंगे। पुतिन की सिक्योरिटी में कितने कमांडोज लगे होते हैं, इसका भी जिक्र होगा। क्यों इस सुरक्षा घेरे को दुनिया का अभेद्य किला कहा जाता है, आपको बताएंगे। पुतिन की उस कार के बारे में बताएंगे जो सबसे अलग है और जिसमें पीएम मोदी भी सफर कर चुके हैं ब्रिक्स समिट के दौरान, आपको याद होगा। साथ ही बात करेंगे उन तमाम सुरक्षा से जुड़ी चीजों की जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो, आप हैरान हो जाएं। इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम जिनका जिक्र सोशल मीडिया पर काफी हो रहा है, लेकिन ये जिक्र राजनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है। उनके प्यार के इजहार के लिए हो रहा है। 62 साल की उम्र में एंथनी अल्बनीज का इश्क चर्चा में है। उन्होंने शादी की है। क्यों खास है ये शादी, बताएंगे। उन मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने 60s 70s में दूसरी शादी की या फिर से शादी की, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के बीच पीस डील की, जिसे रुकवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन ट्रंप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी कड़ी में फ्लोरिडा में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। यह ताजा बैठक तकरीबन 4 घंटे तक चली है। इस मीटिंग का मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना। मीटिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए। मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये मीटिंग जो है लगभग 4 घंटे तक चली है। यूक्रेन के अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। अमेरिका की ओर से जो प्रस्ताव लेकर आए हैं ट्रंप के बेहद खास, वो बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, इस पीस डील से क्या निकलकर सामने आ सकता है, इसमें क्या क्या डिटेलिंग सामने आ सकती है। जरा फुल स्क्रीन में तस्वीरें देखते हैं। और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने संकेत दिया है कि आपने प्रतिनिधिमंडल को इस हफ्ता मॉस्को भी भेज रहे हैं। तो प्रतिनिधिमंडल पहले यूक्रेन गया है, उसके बाद अब ये प्रतिनिधिमंडल मॉस्को जाएगा जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता तय है। राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ अगले कुछ दिनों में पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यूक्रेनी शांति दल से मुलाकात की है। यूक्रेन की तरफ से सुरक्षा परिषद प्रमुख
रुस्तेम उमेरोव ने हिस्सा लिया। उन्होंने अमेरिका के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमेरिका हमारी बात सुन रहा है, हमें समर्थन दे रहा है और हमारे साथ काम कर रहा है। ये बैठक लेकिन अभी तक बेनतीजा बताई जा रही है और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन और रूसी सेना इस वक्त जंग में आमने सामने है। दूसरी तरफ यूक्रेन एक भ्रष्टाचार स्कैंडल से भी जूझ रहा है। हालांकि इस बैठक में पीस प्लान को सहमति नहीं मिल पाई है। दोनों तरफ से इस बैठक को सफल बताया गया है। उमेरोव ने कहा कि यूक्रेन लगभग 4 साल से चल रही इस युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद के लिए बेहद आभारी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बैठक में कोई ठोस प्रगति हुई या नहीं हुई। वहीं इस बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इन दोनों ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा यूक्रेन के पास कुछ कठिन छोटी समस्याएं हैं, जिसका इशारा भ्रष्टाचार के स्कैंडल की तरफ था, जिसे उन्होंने सहायक नहीं बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर सकते हैं। वहीं इस बैठक में राजनयिकों ने अमेरिका के पीस प्लान में संशोधन पर चर्चा की, जो वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हुई बातचीत में तैयार की गई थी। इस पीस प्लान को लेकर यह कहा जा रहा था कि रूसी मांगों के पक्ष में ये ज्यादा है। बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन को पीस प्लान को लेकर आश्वस्त किया है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि सिर्फ लड़ाई खत्म करने की शर्तों के बारे में ये नहीं है, बल्कि यूक्रेन को खुशहाली और बेहतर जीवन की तरफ ले जाने का विषय है। यूक्रेन का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बने, ये हमारा फोकस है, ताकि देश लंबे समय तक खड़ा रह सके। अमेरिका ने कहा है कि बैठक उपयोगी रही है, हमने इस दिशा में काम किया है, लेकिन शांति समझौते के लिए अभी और काम करना बाकी है। रूबियो ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन हमेशा सुरक्षित रहे, ताकि फिर कभी उन्हें दूसरी बार आक्रमण का सामना न करना पड़े। इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए दिमाग में यह मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन बेहतर युग में प्रवेश करे। हम चाहते हैं यूक्रेनी लोग इस युद्ध से बाहर आकर अपने देश का पुनर्निर्माण ही न करें, बल्कि उसे पहले से और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समृद्ध तरीके से बनाएं। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने रूबियो को जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद उनके देश अमेरिका की मदद के लिए धन्यवाद करता है। खासतौर पर यह ट्रंप के लिए था, जिन्होंने पहले कहा था कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद की कद्र नहीं की। उमेरोव ने बैठक से पहले कहा, अमेरिका हमारी बात सुन रहा है, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है और हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रंप कहते रहे कि अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करेगा तो इससे रूस की आगे की हरकतों को रोका जा सकता है। इसी वजह से इस साल की शुरुआत में अमेरिका और यूक्रेन ने एक समझौता किया, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक पहुंच मिली है। अब ट्रंप इस पीस प्लान में बदलाव को लेकर विटकॉफ और शायद कुशनर को मॉस्को भेजेंगे, ताकि वो पुतिन से मिलकर इस शांति योजना पर बात करें। यह कदम ट्रंप की एक कूटनीतिक पहल माना जा रहा है, जिससे युद्ध को खत्म करने की कोशिश के मद्देनजर देखा जा रहा है। ट्रंप की शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है ऐसे लोगों की जो कूटनीतिक वार्ता में अनुभव रखते हों और सौदेबाजी में भी माहिर हों। ये लोग औपचारिक राजनयिक नहीं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क और ट्रंप के साथ संबंध में उन्हें खास भूमिका देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप के दोनों करीबी कौन हैं और इनकी भूमिका क्या है। जहां बात विटकॉफ और कुशनर की हो रही है, तो ये दोनों रियल एस्टेट व्यवसाय से आते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी रियल एस्टेट व्यवसायी ही हैं, सौदेबाजी में माहिर हैं, न्यूयॉर्क और अमेरिका के प्रमुख रियल एस्टेट बाजारों में सक्रिय हैं। विटकॉफ ट्रंप के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते हैं। जेरेड कुशनर तो राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद ही हैं। ट्रंप प्रशासन में सलाहकार के रूप में यह काम भी कर चुके हैं। कुशनर ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड में बड़ी भूमिका निभाई थी, जो मिडिल ईस्ट के देशों को इजराइल से शांति की दिशा में कदम स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। पहले भी गाजा के लिए 20 पॉइंट वाला पीस प्लान लेकर जेरेड कुशनर ही आए थे, जिसे इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ और उसके बाद वहां जंग भी थमी। विटकॉफ और कुशनर की पिछली सफलता खासकर के गाजा और मिडिल ईस्ट में शांति प्रस्तावों के मामले में उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाती है। यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए नए कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा हो सकती है। ट्रंप खुद इस शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं, जो उनके राजनीतिक प्रभाव और विदेश नीति की रणनीति का भी हिस्सा रहा है। अगर ये मुलाकात सफल रही तो ये यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकती है और वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बना सकती है।
जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह तय किया जा सकता है कि युद्ध को सम्मानजनक तरीके से कैसे खत्म किया जाए। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरोव भी बातचीत में शामिल हुए, लेकिन अब तक बातचीत के मुखिया अंद्रेई यरमक थे। वो अमेरिका और रूस के बीच पीस डील में यूक्रेन की तरफ से बातचीत कर रहे थे। यरमक जेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार हैं, इसलिए उन्हें देश का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। लेकिन जेलेंस्की की वजह से यरमक को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके घर पर एंटी करप्शन टीम ने छापा मार दिया था। एक हफ्ते पहले रूबियो ने अंद्रेई यरमक से जेनेवा में मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने कहा था बातचीत सकारात्मक रही है और एक नया शांति प्रस्ताव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यूक्रेन में हाल ही में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार के लिए गंभीर संकट बन गया है। आखिरकार यूक्रेन में ये भ्रष्टाचार वाला स्कैंडल हुआ कैसे और क्यों हुआ, क्या हुआ, कितने करोड़ का घोटाला है ये, आइए जानते हैं। खबर है कि यूक्रेन में 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें जेलेंस्की के करीबी ही घिर गए, जिसमें पहला नाम यरमक का है। यरमक ने चीफ ऑफ स्टाफ पद से इस्तीफा भी दे दिया। ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं में बड़ा घोटाला हुआ है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सरकारी ठेकेदारों और अधिकारियों ने सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। ठेकेदारों ने रिश्वत लेकर भारी भरकम रकम हड़प ली है। घोटाले से जेलेंस्की सरकार पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं जेलेंस्की कुर्सी छोड़ो। जनता ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जेलेंस्की पहले ही 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर चुके हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच एजेंसियों ने देश की सरकारी कंपनियों में टेंडर देने के बदले रिश्वत लेने और सरकारी पैसे की हेराफेरी करने के नेटवर्क को पकड़ा है। इसमें खास तौर पर सरकारी परमाणु ऊर्जा फर्म एनर्जो एटम का नाम सामने आया है। एंटी करप्शन एजेंसी ने मिनडिच को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। जून 2024 में कुछ कंपनियों ने गुप्त रूप से शिकायत की थी कि सरकारी प्रोजेक्ट के पास ठेके पास कराने के बदले भारी रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायतों में तिमूर मिंडिच का नाम बार बार सामने आया। मिंडिच राष्ट्रपति कार्यालय में सलाहकार स्तर की भूमिका में थे और चीफ ऑफ स्टाफ यरमक का एक भरोसेमंद साथी माने जाते थे। कंपनी का आरोप है कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स तिमूर की मंजूरी और कमीशन तय हुए बिना पास नहीं होते थे। जांच में सामने आया कि ठेके पास होने के तुरंत बाद निजी खातों में कंसल्टेंसी के फीस के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर करवाई गई। कई कॉन्ट्रैक्ट की लागत को जानबूझकर बढ़ाया गया। एजेंसी को पता था कि यह नेटवर्क राष्ट्रपति कार्यालय तक असर डाल सकता है। इसी शक में आज यरमक के घर पर भी कागजात खोजे गए। हालांकि उनके खिलाफ सीधा आरोप नहीं लगा है, लेकिन हाल के भ्रष्टाचार मामले के बाद विपक्ष यरमक के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इससे पहले यरमक के सहयोगी भी विवादों में फंस चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो नए सहयोगी की तलाश कर रहे हैं। यरमक युद्ध के दौरान यूक्रेन की रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते रहे हैं। जेलेंस्की ने उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत की जिम्मेदारी भी दी, ताकि 28 पॉइंट वाले अमेरिका के पीस प्लान को वो दोबारा तैयार कर सकें। लेकिन अब उन्हें ही पद से हटा दिया गया है। अब ये भी जान लीजिए ये यरमक कौन है। इनका नाम है आंद्री यरमक। राष्ट्रपति के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूक्रेन में माने जाते थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ थे। जेलेंस्की के सबसे करीबी व्यक्ति। जेलेंस्की ज्यादातर बड़े फैसले यरमक से सलाह लेकर ही लेते थे। यरमक जेलेंस्की से करीब 15 साल पहले मिले थे। आंद्री यरमक पहले वकील थे और फिर टीवी प्रोडक्शन में काम करते थे। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री ने दोनों को जोड़ा। जेलेंस्की के सत्ता में आने के बाद से ये साथ में हैं। यरमक पहले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार बने, फिर 2020 में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए और सरकार को चलाने में मदद करते हैं। अमेरिका यूरोप से बातचीत का मुख्य चेहरा है। रूस यूक्रेन वार्ता में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। फरवरी 2020 में जेलेंस्की ने उन्हें प्रमोट करके चीफ ऑफ स्टाफ यानी राष्ट्रपति कार्यालय का प्रमुख बना दिया। इसके बाद से वो यूक्रेन की सियासत में सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए। इतना शक्तिशाली होने के कारण उन पर सत्ता का केंद्रीकरण, कुछ मामलों में पारदर्शिता की कमी जैसे कि आरोप लगते हैं। विपक्ष मानता है कि यरमक सेकंड राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने हमेशा उनका समर्थन किया है। 2024 में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के बाद यरमक के 2 पूर्व डिप्टी ओलेह तातारोव और रोस्तिस्लाव शुर्मा को सरकार से बाहर कर दिया गया था। दोनों पर भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। उनके तीसरे डिप्टी एंड्री सेमनोव
भी रिश्वत लेने के आरोप में बाहर कर दिए गए थे। उनके खिलाफ भी जांच हुई, लेकिन हाल के भ्रष्टाचार के मामले के बाद विपक्ष यरमक का इस्तीफा मांग रहा है। इससे पहले यरमक के सहयोगी भी विवादों में फंस चुके हैं। अब जेलेंस्की के सहयोगी जो पीस प्लान के प्रमुख थे वो तो हट गए, और फ्लोरिडा वाली बातचीत भी कुछ ज्यादा खास नहीं रही है। यूक्रेन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी डील पर अड़ा हुआ है। रूस की अपनी शर्तें हैं। हालांकि प्लान पर अभी काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सुरक्षा गारंटी जैसे अहम मुद्दों की है। यूक्रेन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा जो उसके लिए अस्वीकार्य हो, जैसे कि रूस की 2014 में की गई कब्जे को मान लेना। रूस अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि अगर मांगे नहीं मानी तो सहायता रोक दी जाएगी, लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने इस पीस प्लान को सिर्फ खाका बताया, जिस पर दोनों तरफ से सहमति पर काम होना बाकी है। ट्रंप की शांति योजना में कई विवादित पॉइंट्स शामिल थे, जिनके खिलाफ यूक्रेन खड़ा हुआ था। अभी पीस प्लान के विवादित पॉइंट्स क्या हैं, यह भी जान लीजिए। यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी होगी। रूस जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है, चाहे वो डोनबास हो, लुहांस्क हो, डोनेट्स्क हो, क्रीमिया हो, ये सब रूस के हवाले करना होगा और ये सब कुछ लिखित में देना होगा। भले ही कुछ ऐसे यूक्रेन के नियंत्रण में हो, फ्रंट लाइन को फ्रीज कर देना है। उन्हें बदले बिना उसी स्थिति में से मान लेने की सलाह भी दी गई थी। यूक्रेन कहता है कि इससे रूस को इनाम मिल जाएगा। इसके बाद बारी है कि भी यूक्रेनी सेना का आकार भी सीमित किया जाए। यूक्रेन की सेना को 60% तक कम करना होगा। 6 लाख सैनिकों से ज्यादा की सेना यूक्रेन नहीं रख सकता है। यूक्रेन ने कहा इससे देश की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। नेटो सदस्यता बैन। यूक्रेन हमेशा के लिए नेटो में शामिल नहीं होने का वादा करेगा। अपने संविधान में लिखेगा कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा और ना ही कभी उनका अंश बनेगा। नेटो भी लिखेगा, यूक्रेन को सदस्यता नहीं दी जाएगी। इससे रूस का दबाव बढ़ सकता है और सुरक्षा घट सकती है। रूस को फिर से दुनिया की बड़ी बैठकों में शामिल करना, रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वापस लाना। पश्चिमी देशों को लगता है कि इससे रूस के गलत कामों को माफी मिल जाएगी। सुरक्षा की गारंटी भी साफ नहीं है। ये गारंटी कितनी विश्वसनीय होगी, कैसे लागू होगी, ये साफ नहीं है। अमेरिका इस गारंटी के बदले आर्थिक मुआवजा प्राप्त करेगा। यूक्रेन को डर है कि रूस फिर से हमला कर सकता है। मसौदे में रूस का ज्यादा समर्थन करना। प्लान में रूस को ज्यादा फायदा दिख रहा है और यूक्रेन को ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। इसके मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। रूस द्वारा शांति प्रस्तावों को मानने पर उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। साथ ही यूरोप में जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी डिफ्रीज होगी, जो यूक्रेन को रास नहीं आया। हालांकि यूरोपीय देशों ने भी अपना पीस प्लान ट्रंप के इस प्लान के जवाब में तैयार किया था। ट्रंप के पीस प्लान की ज्यादातर मांगों को नकारा गया, जो कि यूक्रेन के खिलाफ थी। अब ट्रंप की पीस प्लान पर सहमति एक बार फिर से नहीं बनी है, जिससे यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को काफी मदद करता रहा है और वो कहता रहा है कि वो मदद रोक सकता है अगर जेलेंस्की नहीं माने तो क्या अमेरिका को यूक्रेन नाराज कर सकता है? अमेरिका यूक्रेन के लिए क्यों जरूरी है, इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अमेरिका यूक्रेन को हथियार और रक्षा प्रणाली देता है, यानी डिफेंस सिस्टम देता है। क्या क्या देता है? एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट और NSSM देता है। मिसाइल और रॉकेट सिस्टम हिमार्स भी यूएस देता है, ताकि ये यूक्रेन जो है वो रूस से बच सके। ड्रोन देता है, टैंक देता है, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और हथियार भी अमेरिका से ही आता है। नाइट विजन ग्लासेस, रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम भी यूक्रेन को अमेरिका से मिलता है, ताकि यूक्रेन रूस के हमलों से अपना बचाव कर पाए। ये तो सैन्य मदद की बात रही है। वित्तीय मदद भी देख लीजिए। वित्तीय मदद में वो वेतन और पेंशन देने में मदद करता है, यानी कि एक बड़ा बजट देता है। इसके अलावा सरकार का बजट चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी देता है अमेरिका। साथ ही साथ आपातकालीन फंड भी इसमें शामिल है, चाहे वो अगर फाइनेंशियल हेल्प की बात की जाए। युद्ध में प्रभावित लोगों के लिए अमेरिका मदद करता है, उनके लिए भी पैसे भेजता है।
खाना, पानी, मेडिकल सप्लाई, इलाज और दवाइयों के लिए भी अमेरिका यूक्रेन को पैसे दे रहा है। शरणार्थियों की मदद भी कर रहा है। अस्थायी घर तैयार की जा रही है। मानवीय मदद आप देख लीजिए। ऊर्जा सेक्टर में रूस ने यूक्रेन के बिजली प्लांट और गैस सिस्टम पर कई हमले किए हैं, लेकिन उसको रिस्टोर करने के लिए और यूक्रेन में बिजली की कमी ना हो उसके लिए अमेरिका बिजली ग्रिड की मरम्मत करता है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, गैस पाइपलाइन में सुधार का काम भी करता है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए तकनीक भी मुहैया कराता है। अमेरिका का रूस की इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा और साइबर सुरक्षा में भी योगदान है। वो इंफॉर्मेशन भी पास करता है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी देता है। रूस टेक्नोलॉजी देकर यूक्रेन की रक्षा क्षमता को बढ़ाता है, हैकिंग से बचाता है, टेक सिस्टम को मजबूत करता है। ये विकास प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। अमेरिका यूक्रेन डेवलपमेंट फंड भी देता है ताकि यूक्रेन में डेवलपमेंट किए जा सके। अब आप सोचिए, एक मुल्क कितनी तरह के हैंड के जरिए मदद करने की कोशिश कर रहा है। गैस पाइपलाइन और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण भी शामिल है। अगर प्लान पर सहमति नहीं हुई तो यूक्रेन के लिए मुश्किल हो सकती है। अमेरिका को नाराज करने की हिम्मत भी यूक्रेन नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। जेलेंस्की इस वक्त दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यूरोपीय देशों का सहयोग मिल रहा है। अब यूरोपीय देश तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो जानते अगर यूक्रेन सरेंडर कर गया तो अगली बारी उनकी, अगर किसी दिन पुतिन का माथा खराब हुआ तो यूरोपीय देश लाइन से लगे हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहे और जो डील हो उसमें यूक्रेन मजबूती से रहे, मजबूती से अपना पक्ष रखे। वरना जो दीवार है यूक्रेन, यूरोप और रशिया के बीच, अगर वो दीवार गिरी, यानी कि जेलेंस्की ने सरेंडर किया, तो फिर यूरोप के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसलिए ट्रंप के पीस डील के ऊपर पूरा यूरोप एक साथ खड़े होकर इसका विरोध कर रहा है। यही बात है और कोई बात नहीं। वर्ल्ड नाउ में बताते हैं अब आपको अगली खबर। इलॉन मस्क बहुत चर्चा में है और इंडिया की करी है जमकर तारीफ। एक तरफ ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, भारतीयों पर अमेरिकियों की नौकरी छीनने का आरोप लगाते हैं, जिसे लेकर H1B वीजा फीस बढ़ाते जा रहे हैं, पॉलिसी को और ज्यादा कठोर कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वर्क वीजा के प्रोग्राम को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। उससे सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित हुए। तो वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क विदेशी वर्कर्स को अमेरिका के लिए जरूरी बता रहे हैं। खासकर इलॉन मस्क ने भारतीय टैलेंट की तारीफ की है और उन्हें अमेरिका के नए युग के लिए, आज के अमेरिका के लिए बेहतरीन बताया। इलॉन मस्क का कहना है कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बेहद ज्यादा फायदा मिला है। मस्क ने ट्रंप प्रशासन के उलट भारतीयों की अमेरिका के विकास में सहयोग के लिए जमकर तारीफ करते हुए वीजा प्रोग्राम को जारी रखने की बात कही है। मस्क ने चेतावनी दी कि अगर वीजा प्रोग्राम लागू कर दिया गया, H1B को कैंसिल कर दिया गया, तो ये अमेरिका के लिए वास्तव में बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत के कामगारों की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इलॉन मस्क ने इस दौरान भारतीयों की काफी जमकर तारीफ की। क्या कुछ कहा भारतीय प्रोफेशनल्स के बारे में, जरा वो भी देख लेते हैं। अमेरिका को प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत फायदा हुआ है, ये इलॉन मस्क का कहना है। जो वहां जाकर काम करते हैं, अमेरिका ने भारत से बहुत टैलेंट हासिल किया है, जिससे देश को बड़ा फायदा हुआ है। कंपनी में हमेशा प्रतिभाशाली लोगों की तलाश रहती है। अमेरिका में ऐसे बहुत कम स्किल्ड लोग मिलते हैं, इसलिए भारत जैसे देश से कुशल लोग आने जरूरी हैं। H1B वीजा प्रोग्राम बंद करने से अमेरिका को नुकसान होगा। मस्क ने कहा कि अमेरिका के टॉप टैलेंट को अमेरिका की नीड है और भारत इसमें लीडर है। मेरी कंपनियों में हम दुनिया भर से बेस्ट लोगों को लाते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी को बैलेंस रखना होगा, अवैध इमिग्रेशन रुकना चाहिए, लेकिन स्किल्ड वीजा को प्रमोट करना चाहिए। मस्क ने यह भी कहा कि अमेरिका में यह धारणा गलत है कि विदेशी लोग अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं। मस्क ने कहा कि मेरे अनुभव में तो प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है। मुश्किल कामों के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली लोग ढूंढना चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में अतिरिक्त प्रतिभा का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनियों का फोकस दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों को साथ लाने पर होता है, यानी दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग चुनते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को आज भारत के कामगारों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।
H-1B वीजा को लेकर इलॉन मस्क ने कहा कि भले ही इस वर्क वीजा प्रोग्राम का कुछ दुरुपयोग हुआ है, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही कहना सही होगा कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने H-1B प्रणाली का दुरुपयोग किया और हमें इस दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है। लेकिन मैं बिल्कुल भी उस विचारधारा का हिस्सा नहीं हूं कि इस कार्यक्रम को ही बंद कर दिया जाए। कुछ दक्षिणपंथी लोग ऐसा सोचते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें समझ नहीं है कि ऐसा करना वास्तव में बहुत बुरा होगा। इलॉन मस्क ने ऐसे समय में यह बात कही है जब अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सख्ती शुरू कर दी। H-1B वीजा दशकों से भारत, चीन और अन्य देशों के युवाओं, इंजीनियर्स और पेशेवर्स के लिए अमेरिका में उच्च वेतन वाली नौकरियों और स्थायी निवास की दिशा में एक रास्ता रहा है। भारत इस वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बहुत विवाद होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वीजा भारतीय और दूसरे विदेशी कामगारों को अमेरिका में नौकरी लेने का मौका देता है, जिससे अमेरिका के स्थानीय लोगों को नुकसान होता है। लेकिन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि इस वीजा से अमेरिका को फायदा होता है, क्योंकि इससे उन्हें वो टैलेंट मिलता है जो देश की तरक्की में मदद करता है। इलॉन मस्क का भारत और भारतीयों के प्रति प्रेम यूं ही नहीं है, इसके पीछे मस्क की निजी जीवन का भी हाथ है। उन्होंने निजी जीवन के बारे में खुलासा किया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, उसके बाद हम आपको बताते हैं मस्क की फैमिली में कौन कौन है, उनकी वाइफ का नाम क्या, वाइफ कहां से आती है, उनके बेटे का नाम आखिर शेखर क्यों रखा गया है। अब एलन मस्क के परिवार की इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने खुलासा क्या किया है। एलन मस्क ने कहा है कि उनकी पार्टनर यानी कि उनकी पत्नी शिवॉन जिलिस आधी भारतीय मूल की हैं। उनका भारत से खास कनेक्शन है। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है शेखर। उनका नाम नोबेल विजेता वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। उनके बेटे का नाम है सेल्डन शेखर लाइकुगर्स मस्क रखा गया है। मस्क परिवार का भारत से कनेक्शन क्या है, चलिए आइए समझते हैं इसे। शिवॉन जिलिस का भारत से पैतृक संबंध है। बचपन में जिलिस को गोद ले लिया गया था, जिसके बाद बचपन उनका कनाडा में ही बीता। उनके बायोलॉजिकल पिता विदेशी थे। जिलिस टेक और एआई प्रोफेशनल हैं और 2017 में वो न्यूरालिंक, एक कंपनी है जो इलॉन मस्क की ही है, उसमें वो शामिल हुए। कंपनी की ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की वो डायरेक्टर है। न्यूरालिंक एलन मस्क की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने पर काम कर रही है। पहले वेंचर कैपिटल फर्म में भी वो काम कर चुकी हैं। इससे पहले वो ओपन एआई और टेस्ला दोनों जगहों पर अहम भूमिका निभा चुकी हैं। उनके करियर को देखते हुए फोर्ब्स और लिंक्डइन दोनों ने उन्हें युवा प्रभावशाली पेशेवरों की सूची में जगह दी थी। 2016 में शिवॉन जिलिस इलॉन मस्क के द्वारा को-फाउंडर के रूप में शुरू की गई कंपनी ओपन एआई में शामिल हो गई। शिवॉन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सबसे कम उम्र की सदस्य बनी। मार्च 2023 में पद छोड़ने तक वो इस पद पर रहीं और वो ओपन एआई में अपने कार्यकाल के दौरान मस्क से मिली और बाद में न्यूरालिंक और टेस्ला सहित उनके दूसरी कंपनी में भी शामिल हुई। दोनों के अब 4 बच्चे हैं। मस्क ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम के सम्मान में रखा है। ये नाम उनके बच्चों की हेरिटेज को जोड़ता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कौन थे, इनका नाम कैसे इतिहास में जुड़ा और कैसे इनको नोबेल मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते हैं। लाहौर में जन्मे थे तब वो भारत का ही हिस्सा था। उनके चाचा सीवी रमन भी नोबेल विजेता थे। उन्होंने भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका चले गए। बचपन से ही वो गणित और साइंस में माहिर थे। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 50 साल तक वो प्रोफेसर भी रहे। भारत उन्हें वैज्ञानिक सोच दी तो अमेरिका ने उन्हें मंच दिया, जहां पर उनका करियर चमका और बाद में अमेरिकी नागरिक भी वो बन गए और फिर अपना जीवन वहीं पर उन्होंने बिताया। 1983 में चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। उनके तारों की संरचना और विकास पर थ्योरेटिकल स्टडीज के लिए यह नोबेल प्राइज
दिया गया था। यह शोध इतना गहरा था कि वैज्ञानिकों को तारों के जन्म, जीवन और मौत का पूरा राज समझ में आया। चंद्रशेखर की सबसे धांसू खोज है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। उन्होंने बताया कि जब कोई तारा अपना ईंधन यानी कि फ्यूल खत्म कर देता है तो वो सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौना बन जाता है। लेकिन हर तारा ऐसा नहीं कर सकता। अगर तारे का मास यानी कि वजन सूरज के मास से 1.4 गुना ज्यादा हो तो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, बल्कि फटकर सुपरनोवा बन जाएगा। फिर वो न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल में बदल सकता है। ये 1.4 गुना वाली सीमा ही चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ये खोज इसलिए गेम चेंजर मानी गई थी क्योंकि इसे वैज्ञानिकों को पता चला कि तारे जन्म कैसे लेते हैं, कैसे चमकते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं। सुपरनोवा, ब्लैक होल जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने का ये बेसिक फाउंडेशन था। चंद्रशेखर ने 19 साल की उम्र में ही इस थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया था। उनकी ये खोज आज भी एस्ट्रोफिजिक्स की बाइबल मानी जाती है। और ये बात नई नहीं है। 2023 में यूके के एआई सेफ्टी समिट में मस्क की मुलाकात भारत के तत्कालीन यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर से हुई थी। वहां भी मस्क ने बताया कि उनके बेटे का मिडिल नेम चंद्रशेखर है, जो कि प्रोफेसर एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि मस्क भी मानते हैं कि भारतीयों की प्रतिभा अतुलनीय, अद्वितीय है और वो हर फील्ड में आगे जा रहे हैं और उनका परिवार भारत से उन्हें कनेक्ट देता है और ये इंडिया के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर भी देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं भारत के दौरे पर। इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी है और हम पुतिन के बारे में हर वो स्टोरी आपको दिखा रहे हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन, जो कि कुछ ही दिन में आने वाले हैं। ऐसे में उनके भारत दौरे की तैयारियां तेज हो रही हैं। 2 दिन के इस दौरे का सिक्योरिटी इंतजाम हफ्तों से चल रहा है। पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनके सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है। वैसे तो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के आगमन पर एक विशेष सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा थोड़ी अलग होती है। रूसी सुरक्षा एजेंसी की टीम पहले ही भारत पहुंच चुकी है। पुतिन भारत में जो भी खाएंगे, जहां रहेंगे, जहां रुकेंगे, जहां जाएंगे, जिस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ जांचा जा रहा है। यहां तक कि उनके खानों की जांच भी लैब में कराई जाएगी। उनकी खास ऑरस सीनेट कार पहले ही एयरलिफ्ट होकर भारत पहुंच चुकी है। और सबसे अनोखी बात, पुतिन का यूरिनल वेस्ट तक सील्ड बैग करके मॉस्को भेजा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जहां भी जाते हैं वहां जाने से पहले उनकी एक अदृश्य सेना तैनात कर दी जाती है, जो वहां के आम लोगों और स्थानीय माहौल में घुल मिल जाते हैं। पुतिन की सुरक्षा में लगी विशेष सेवाएं उनके जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं दूसरे देशों में कैसे होती है राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं, पुतिन के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है। विदेश यात्रा पर 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं। रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के ऑफिसर्स यहां पर होते हैं। 50 अफसर पहले ही मेजबान देश पहुंच जाते हैं। ये सभी जगहों पर छानबीन करते हैं जहां पुतिन को जाना होता है। ये 100 अफसर 4 सुरक्षा घेरों का हिस्सा होते हैं, जिन्हें बाहरी घेरे की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें 40 से 50 ऑफिसर होते हैं। फिर 10 से 15 ऑफिसर इंटेलिजेंस संबंधी जिम्मा उठाते हैं। सबसे अंदरूनी घेरे में पुतिन के करीबी ऑफिसर्स तैनात रहते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ सिक्योरिटी ड्रिल करते हैं। काफिले की जिम्मेदारी 15 ऑफिसर्स पर होती है। इस 4 लेयर सुरक्षा में पुतिन के बॉडीगार्ड चारों तरफ होते हैं और किसी को भी आसपास तक फटकने नहीं देते। सूट पहने इन गार्ड्स के हाथों में ब्रीफकेस होता है। इसे खोलने के लिए एक शील्ड क्रिएट होती है। इन बॉडीगार्ड के पास गुर्जा पिस्टल होती है, जो हर मिनट 40 गोलियां दाग सकती है और 50 मीटर की दूरी से बुलेट प्रूफ जैकेट को भेज सकती है। दूसरी लेयर में ऐसे ऑफिसर होते हैं जो भीड़ भाड़ में साधारण कपड़ों में घुल मिल जाते हैं और हर तरफ नजर रखते हैं। तीसरी लेयर में भी ऑफिसर्स होते हैं जो चारों तरफ नजर रखते हैं और चौथी लेयर में स्नाइपर और कुछ गार्ड्स तैनात किए जाते हैं, जो खतरा होने पर हमलावर को तुरंत रोकते हैं। ये जो गार्ड्स हैं ऐसे नहीं चुने जाते, इनका चयन भी खास होता है और 35 साल में ही रिटायर कर दिए जाते हैं।
इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है, हाइट, वेट, स्किल्स और सरवाइव करने की ताकत तक चेक होती है। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी स्पेशल कार भी जाती है। पुतिन की स्पेशल कार का नाम है ऑरस सीनेट। पुतिन की इस गाड़ी को चलता फिरता किला भी कहा जाता है। ये कोई साधारण कार नहीं। हालांकि पुतिन की इस कार में पीएम मोदी ने सफर किया है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उसी ऑरस सीनेट की तस्वीर है जहां 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा यह मुलाकात ब्रिक्स समिट में हुई थी, जहां पर तकरीबन पौन घंटे की मुलाकात उनकी गाड़ी में चली और पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों बातचीत करते नजर आए थे। ये तस्वीर सितंबर की है, जब चीन में एससीओ समिट में पुतिन और मोदी एक साथ गाड़ी में नजर आए थे और तियानजिन में यह समिट आयोजित की गई थी। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह तस्वीर पुतिन की सुरक्षा कवच वाली उसी कार की तस्वीर थी। पुतिन की यह गाड़ी एडवांस क्यों है, अब यह भी आपको जल्दी से बताते हैं। कहते हैं कि जैसे ही पुतिन किसी भी देश में लैंड करते हैं वो ऑरस सीनेट में बैठकर ही चलते हैं। 2018 से ही ये पुतिन की स्टेट कार है। इस गाड़ी का कोड नेम होता है। अफसर गाड़ी को कोड नेम से ही बुलाते हैं। गाड़ी बुलेट प्रूफ है, मिसाइल प्रूफ भी है, बॉम्ब प्रूफ भी है, लैंडमाइन प्रूफ भी है। यह कार एक ही टुकड़े में स्टील से बनी है, मतलब पूरी कार में कहीं कट नहीं लगा हुआ है। कार के शीशे 6 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे हैं। गाड़ी की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे जा सकती है। चारों टायर पंचर होने पर भी यह गाड़ी चल सकती है। दरवाजों पर स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं। गाड़ी के अंदर छोटा अस्पताल भी है। मेडिकल इमरजेंसी में छोटी सर्जरी भी गाड़ी के अंदर की जा सकती है। गाड़ी के अंदर आराम का भी पूरा इंतजाम होता है। करीब 7 मीटर लंबी रिक्लाइनिंग सीट होती है और फोल्डेबल टेबल होते हैं। यहां तक कि इस गाड़ी में मिनी फ्रिज है। वैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास एक से एक लग्जरी गाड़ियों का जखीरा है, लेकिन पुतिन की यह कार सिक्योरिटी के हिसाब से परफेक्ट मानी जाती है। अब बाहरी सिक्योरिटी के अलावा हर छोटी छोटी चीज की जांच भी होती है। पुतिन जिस देश के भी अंदर या बाहर कहीं खाने जाते हैं तो उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि उनके काफिले के साथ एक पोर्टेबल लैब भी चलता है जो उनके हर भोजन में जहर की जांच करता है। इस लैब में जांच के बाद ही पुतिन खाना खाते हैं। पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहां के किसी स्टाफ से सेवाएं नहीं लेते। उनका स्टाफ, शेफ, यहां तक कि हाउस कीपिंग वाला भी रूस से ही आता है। पुतिन के मोबाइल किचन के बारे में भी जान लीजिए। पुतिन के साथ एक रसोई घर चलता है जिसमें हर हमेशा कम से कम 3 शेफ काम कर रहे होते हैं पुतिन के रसोई घर में, और ये सब रूस से आते हैं। ये आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं जो इमरजेंसी में स्थिति को भी संभाल सकते हैं। खाना बनाने से पहले सामान भी चेक किया जाता है। पुतिन के पहुंचने से पहले शेफ के लिए अलग शिफ्ट लगती है जिसका इस्तेमाल होटल का दूसरा स्टाफ नहीं करता है। खाने का सामान ज्यादातर रूस से ही होकर आता है। मोबाइल लैब में खाने की जांच होती है, कहीं खाने में जहर तो नहीं है। यहां तक कि राजकीय भोज का खाना भी चेक किया जाता है। पुतिन अपनी ही किचन में बना खाना प्रेफर करते हैं। लैब में जांच के बाद राष्ट्रपति को परोसे जाने वाले खाने से पहले एफएसओ का सदस्य खाना टेस्ट करता है। अगर इसमें कुछ भी जहरीला हो तो जाहिर सी बात है इसका असर पुतिन पर ना हो। पुतिन की सुरक्षा में ऐसे कई टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं जो किसी और वर्ल्ड लीडर की सुरक्षा में शामिल नहीं होते। इसी में शामिल है एक पूप प्रूफ ब्रीफकेस। दावा किया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति खाने पीने की चीजों के साथ अपना एक पोर्टेबल टॉयलेट भी लेकर साथ चलते हैं ताकि किसी भी देश में उनका वेस्ट ना रह जाए। जब पुतिन विदेश दौरे पर होते हैं तो उनका ह्यूमन वेस्ट एक शील्ड बैग में जमा किया जाता है। इसे एक ब्रीफकेस में वापस रूस ले जाया जाता है ताकि डीएनए और मेडिकल डेटा चोरी ना हो। दुश्मन की हर साजिश से पुतिन को बचाया जा सके। अब आपको यह भी बताते हैं कि जेनेटिक डेटा क्या होता है। डीएनए यानी कि हमारी असली पहचान, जो ना बदली जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। अगर डीएनए चोरी हो गया तो क्या हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है ये डीएनए चोरी। इसे समझिए, ये साइबर क्राइम का सबसे नया, अनोखा और सबसे खतरनाक चेहरा है। आपकी जीन्स, आपकी पहचान लीक कर सकता है। डीएनए है क्या? डीएनए हमारे शरीर का एक जेनेटिक कोड है।
जो हमारे एंसेस्टर से लगातार चला आ रहा है। ये रंग, रूप, आकार सब कुछ हमें हमारे डीएनए से ही मिलता है। इससे परिवार और रिश्तों की जानकारी भी सामने आ सकती है। बीमारियों और हेल्थ रिस्क का खुलासा हो सकता है। फिजिकल, मेंटल हेल्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्लोनिंग यानी इंसान की नकल, कॉपी बनाई जा सकती है। बायो वेपन बनाने में इसे मिसयूज भी किया जा सकता है। यानी कि अगर ये डेटा हाथ लग गया तो पुतिन के दुश्मन देश हो सकता है कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति तैयार कर लें। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन भी कुछ इसी तरह की टेक्निक अपनाते हैं। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके बॉडी डबल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। पब्लिक इवेंट्स, लंबा ट्रैवल और भीड़ वाले इलाकों में पुतिन के जगह हमेशा उनके हमशक्ल भेजे जाते हैं। कई तस्वीरों और वीडियो में पुतिन के चेहरे, आंखों और चाल ढाल में फर्क दिखाई देता है। इसी वजह से बॉडी डबल की थ्योरी और मजबूत हो जाती है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान जब दोनों देश एक दूसरे पर वार कर रहे थे तो जेलेंस्की और पुतिन के बंकर के में छिपने की खबर सामने आई। उस दौरान भी ऐसा कहा गया कि पुतिन ने पब्लिक अपीयरेंस के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। जापान के एक रिसर्चर ने दावा किया था कि पुतिन के कम से कम 2 बॉडी डबल हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों पुतिन को लेकर बॉडी डबल का इस्तेमाल होता है, या पुतिन वाकई में क्या बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं सुरक्षा के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। पुतिन टारगेट किए जाने वाले नेताओं में से एक है, इसलिए वो बॉडी डबल लेकर चलते हैं। हत्या के खतरे को लेकर भी इसका इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पुतिन की उम्र 70 साल से ज्यादा है। बीमारियों को लेकर अफवाहें उठी। अफवाहों से बचने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल हो सकता है। पब्लिक इमेज में आयरन मैन की छवि को बरकरार रखने के, हमेशा एक्टिव दिखाने के लिए वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। भ्रम की रणनीति भी हो सकती है। दुश्मन को चकमा देने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लगे कि पुतिन हर जगह मौजूद हैं। इससे उनकी अजयी छवि भी बनी रहती है। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि उन तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी कोई हमला हो या कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? अगर हमला होता है तो लेवल 1 की सिक्योरिटी टीम यानी सिक्योरिटी पर्सनल्स, बॉडीगार्ड उन्हें घेर लेते हैं। बॉडीगार्ड या इमारतों पर खड़े स्नाइपर्स की नजर में कोई हमलावर आता है तो उसे फौरन मार दिया जाएगा। बाहर वाले घेरे की मदद से पुतिन को ऑरस सीनेट यानी उनकी गाड़ी तक ले जाया जाएगा। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी चॉपर भी तैनात होते हैं और एयरफील्ड पर तैनात फ्लाइंग क्रेमलिन तक ले जाया जाता है। पुतिन के पहुंचने से पहले यह तैयार रहता है और चंद मिनटों में उड़ान भर लेता है। पुतिन का यह फ्लाइंग क्रेमलिन बहुत खास है। इसे खास तौर पर राष्ट्रपति पुतिन के लिए कस्टमाइज किया गया है। इसमें उनका ऑफिस है। साथ ही इसे मिसाइल हमले से बचाने के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। प्लेन के अंदर न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिसे पुतिन हवा से ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा में ही प्लेन की रिफ्यूलिंग की जा सकती है। सोचिए किस लेवल की सिक्योरिटी होती है, और भारत दौरे से पहले भी यही सब किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अनोखी स्टोरी की। वर्ल्ड नाउ में एक शादी की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है, जो शादी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एंथनी एल्बनीज आपको दिख रहे होंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। 60 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में इस लव स्टोरी की बड़ी चर्चा है। इसे आप जुनूने इश्क भी कह सकते हैं। वैसे भी प्यार की कोई उम्र नहीं होती, या प्यार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कई शायर ऐसा कह गए। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम पीछे क्यों रहे? 62 साल के हैं और दूसरी बार दूल्हे राजा बने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जॉडी हेडन से शादी रचाई। इस शादी के साथ ही पीएम एल्बनीज ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पिछले 124 साल के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये शादी कैनबरा में प्रधानमंत्री के सरकारी घर द लॉज के बगीचे में एक छोटे और निजी समारोह के तौर पर हुई। चर्चा सिर्फ शादी की नहीं हो रही है। एंथनी ने वैलेंटाइंस डे पर हेडन को प्रपोज भी खास अंदाज में ही किया था।
ऑस्ट्रेलिया पीएम को शादी के बाद देश भर से बधाइयां मिल रही हैं और पीएम मोदी ने भी एंथनी एल्बनीज को बधाई दी। एंथनी एल्बनीज की दूसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी कार्मेल टेबट से साल 2000 में की थी। एनएसडब्ल्यू की पूर्व पॉलिटिशियन कार्मेल टेबट के साथ एंथनी की 19 साल की शादी साल 2019 में खत्म हो गई। हेडन कई सालों से एल्बनीज के साथ सार्वजनिक आयोजनों में शामिल होती रहीं। 2022 के आम चुनाव अभियान में भी वो उनके साथ नजर आई थी और इस साल मई में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद भी वो उनके साथ रहीं। हेडन सुपरनेशन सेक्टर में 2 दशक तक बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में और इंडस्ट्री फंड्स में काम कर चुकी हैं। एल्बनीज से 16 साल छोटी हेडन स्कूल टीचर की बेटी हैं और खुद सुपर एनुएशन इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा चुकी हैं। एल्बनीज और हेडन की मुलाकात मार्च 2020 में मेलबर्न में एक डिनर इवेंट में हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई। एल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया विमेंस वीकली से बताया था कि कैसे न्यू टाउन में यंग हेनरीज में एक ड्रिंक लेने से चीजें आगे बढ़ी और फिर दोनों ने एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ एल्बनीज ही नहीं, ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जिन्होंने जीवन के ढलान में कहो ना प्यार है वाला गाना गाया है और अपने जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। एक बहुत मशहूर नाम है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन दिया। 80 की उम्र में भी दुनिया की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे। मंडेला ने अपने 80वें जन्मदिन पर तीसरी शादी की थी। वैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है और अब तक लाखों लोगों ने इसे देखा है। तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो आप भी इस शादी को लेकर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन एंथनी एल्बनीज इस वीडियो में अपनी दूसरी वाइफ के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं और इस शादी को लेकर उन्हें दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ऐसे देश की जहां सर्दियां आते ही एक तरह से लॉकडाउन लग जाता है। सी लॉकडाउन क्यों कहते हैं इसे, चलिए आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड के तटीय इलाके में अब कई महीने तक पूरी तरह से आइसोलेट रहेंगे। सर्दियों के दस्तक के साथ ही सीजन के लिए सामान ढोने वाले आखिरी जहाज भी अपना माल उतारकर लौट चुके हैं। जरा तस्वीरें फुल स्क्रीन देखिए, तस्वीरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। इस जहाज के साथ ही इसके लौटने का मतलब है कि अब समुद्र के रास्ते कोई भी नई सप्लाई नहीं आएगी। हालांकि वहां के स्थानीय निवासियों के लिए कोई नई बात नहीं। ये सालाना घटना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और इस ठहराव को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल आर्कटिक में जमने वाली भारी समुद्री बर्फ पोर्ट और जलमार्गों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं। यही वजह है कि शिपिंग कंपनियां सुरक्षा कारणों से अपनी सेवाएं बंद कर देती हैं। इस बार ये सी लॉकडाउन जून 2026 में तक लगा है और अगला शिपिंग सीजन शुरू होने तक जारी रहेगा। यानी अब जनता 6 से 7 महीनों तक सिर्फ स्टॉक्ड सप्लाई पर ही निर्भर रहेगी। हालांकि इमरजेंसी में हवा के जरिए सप्लाई मंगवाने का विकल्प खुला रहता है। ताज़ा खाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हवाई जहाज से सप्लाई आती रहेगी लेकिन बहुत महंगी मानी जाती है, इसलिए मात्रा भी बहुत सीमित होती है। इसलिए लोग पहले से अगले 6-7 महीने के लिए स्टॉक रख लेते हैं। हालांकि सभी बंदरगाहों पर यह नियम लागू नहीं होता। राजधानी नूक जैसे प्रमुख बंदरगाहों को गल्फ स्ट्रीम के कारण साल भर खुले रहने का फायदा मिलता है, लेकिन बाकी छोटे दूरदराज के समुदायों के लिए स्थिति बिल्कुल अलग है। यह घटना ग्रीनलैंड के लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस को भी दर्शाती है, बताता है कि कड़ाके की ठंड से पहले सर्दियों की तैयारी कितनी अहम है। लोगों ने ईंधन से लेकर राशन तक हर जरूरी चीज का स्टॉक पहले ही कर लिया है।